नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। 27 जून को वर्ल्ड एमएसएमई डे मनाया जाता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का केवल भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों की इकोनॉमीज में खास योगदान है। जहां तक बात भारत की है, ये एंटरप्राइजेस जीडीपी से लेकर एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रोजगार में अहम भूमिका निभाते हैं। मौजूदा दौर में जहां एक तरफ ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच उद्यमी दुविधा में है, तो वहीं टेक्नोलॉजी कारोबार के समीकरणों को बदल रही है। आज हम नए मौकों के लिए रणनीति पर बात करेंगे, साथ ही कारोबार की लाइफलाइन फाइनेंसिंग पर फोकस करेंगे ताकि चुनौतियों के बीच अवसरों को बनाया जा सके। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फिसमे, और साथ ही मौजूद हैं जुगल मंत्री, डायरेक्टर एंड सीईओ आनंद राठी, ग्लोबल फाइनेंस। आप दोनों का शुक्रिया। शुरुआत करते हैं अनिल जी से। अनिल जी, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। बदलते दौर में ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को फ्यूचर रेडी बनाया जा सके, इस दिशा में कैसे कदमों की जरूरत होगी? शुरुआती कमेंट में आप क्या शेयर करना चाहेंगे? जब हम क्लस्टर्स की बात करते हैं तो एक्चुअली इस डिस्कशन में इसके दो मायने रहते हैं। आमतौर पर सरकारें जो क्लस्टर्स की बात करती हैं वो डिस्ट्रिक्ट की तरह से देखती हैं। तो जाहिर सी बात है, लगभग 600 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे यहाँ पर। और यदि इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की बात करें तो तकरीबन 1000 मेजर ऐसे क्लस्टर्स हैं जिन्हें हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स कह सकते हैं। और यदि हम आर्टिजन क्लस्टर्स को भी जोड़ लें तो ये संख्या लगभग 4000 के पार हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे गांव में भी बहुत सारे ऐसे क्लस्टर्स हैं जहां पर हैंडलूम है या हैंडीक्राफ्ट्स का जो है वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट आर्ट का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फ्यूचर रेडी के लिए हमें ये देखना होगा कि जो फ्यूचर की या आज की भी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं क्लस्टर से, वो कहाँ पर ठहरती हैं। जहां तक कंप्लायंसेस का सवाल है, यानी कि एनवायरमेंटल या पॉल्यूशन कंट्रोल रिलेटेड कंप्लायंसेस हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हाई स्पीड इंटरनेट वहां पर अवेलेबल है या नहीं, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी स्पेशली बाय विमेन, ताकि लड़कियां या औरतें वो दिन में या रात में काम कर सकें, तो वहां पर क्या तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, क्रैश अवेलेबल है, क्या माइग्रेंट लेबर के लिए डॉर्मेट्रीज अवेलेबल हैं। और ये सारी चीजें जिनका मैंने नाम लिया, ये कहीं कहीं हिंदुस्तान में अभी आना शुरू हो गई हैं। भारत में अलग अलग जगह पर इस तरह की कुछ कुछ सुविधाएं देनी शुरू हुई हैं। फ्यूचर रेडी होने का एक लंबा रास्ता बीच में मेरे ख्याल से हमें तय करना है। आप जानते हैं कि 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर QCO यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स आ गए हैं। तो क्या उन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को कंप्लाई करने के लिए हमारे पास टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? क्या वो वहां पर अवेलेबल है जहां पर ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही हैं या प्रोड्यूस की जा रही हैं? माइस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि मीटिंग्स हैं, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, ये सब भी अब धीरे धीरे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी है। तो 4-5 जो यदि बड़े सक्सेसफुल फ्यूचर रेडी क्लस्टर्स की तरफ मैं इशारा करूं तो तिरुपुर उनमें से एक आता है। लगभग भारत के सभी कम से कम 1000 जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, उनको ऐसे क्लस्टर से, जो पुणे में भी कुछ क्लस्टर्स हैं, तिरुपुर में है, या 2-4 और नए क्लस्टर्स धीरे धीरे निर्माण हो रहा है NCR रीजन में भी, हमें उनको आगे रखकर उनकी तरफ बढ़ना चाहिए और सरकारों को भी इसमें मदद करनी चाहिए। यानी नया दौर है, नई संभावनाएं हैं और ऐसे में नई रणनीति की भी जरूरत है। जुगल जी, MSMEs का अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फाइनेंसिंग के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सिडबी की रिपोर्ट के मुताबिक MSME क्षेत्र में करीब 30 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है। आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं और इस गैप को कम करने के लिए क्या और करने की जरूरत है? आपकी राय। हिंदुस्तान में पूरे GDP को मिलाकर देखते हैं तो कम से कम भी जो है करीब 29 से 30% का कंट्रीब्यूशन MSME सेक्टर से है, और जितना एक्सपोर्ट हिंदुस्तान करता है उसका करीब 45% एक्सपोर्ट जो है वो MSME सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से देखें तो 60% प्लस एम्प्लॉयमेंट जो है MSME सेक्टर में है।
तो ये तो एमएसएमई सेक्टर की सिग्निफिकेंस जो हिंदुस्तान की ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन कर रही है वो आंकड़े हैं। और अगर इन सभी आंकड़ों को ये इस मद्देनजर देखें कि अभी उसी रिपोर्ट में जिसकी आपने बात की, सिडबी ने जो रिपोर्ट जारी की, उसमें यह बताया गया कि 35.2 लाख करोड़ का क्रेडिट फैसिलिटीज पूरे बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर ने एमएसएमई को दे रखी है, बट उसके बावजूद भी करीब 30 लाख करोड़ का गैप है। इसका मतलब ये दर्शाता है कि करीब करीब 50 से 55% रिक्वायरमेंट ही ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर से मीट आउट हो रही है, और करीब 45% रिक्वायरमेंट या तो मीट आउट ही नहीं हो रही है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मीट आउट हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। अगर इस गैप को भर दिया जाए तो जो कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का हमारी जीडीपी, एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट में है वो डेफिनेटली यहाँ से डबल हो सकता है और उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ सकती है। 5 साल में एमएसएमई सेक्टर में जो भी लोन दिया गया है उसमें डेलिंक्वेंसी जो है वो साल दर साल कम होती आ रही है। जिन एमएसएमई को फाइनेंस सही समय पर मुहैया कराया गया है उन्होंने बिजनेसेस को भी ग्रो किया है और फाइनेंशियल के साथ में अपनी साख को भी मजबूत किया है और उनके एनपीए में कमी आई है। करीब करीब 50 से 55% एमएसएमई अभी केवल उद्यम प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हुई है। अगर जो कि आज की डेट में एक आंकड़ा बताता है कि करीब 6.5 करोड़ एमएसएमई उद्यमी हैं, उसमें से केवल 3.7 करोड़ उद्यमी एमएसएमई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हुए। और ये बहुत ही जरूरी है कि अगर ये सारे के सारे एमएसएमई जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उनको फाइनेंस अवेलेबिलिटी में डेफिनेटली प्रोग्रेस हो सकती है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन से फाइनेंसिंग को पुश मिल सकता है। वहीं उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर भी इनफॉर्मल माइक्रो उद्यम रजिस्टर हो रहे हैं। अनिल जी, नई संभावनाओं के लिए आप डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स की अहमियत को कैसे देखते हैं और इससे उद्यमियों को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो मेन एक्टर्स हैं, इसमें एसोसिएशंस हैं या और रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई प्रोग्राम चल रहे हैं क्या या चलने चाहिए? फिलहाल में कोई सिस्टमिक प्रोग्राम तो नहीं है कैपेसिटी बिल्डिंग का, लेकिन इंटरमिटेंटली अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जैसे यूनिडो का एक लंबा प्रोग्राम चला, उसमें उन्होंने चुनिंदा क्लस्टर्स में वहाँ की एसोसिएशंस की कैपेसिटी बिल्ड की, एमएसएमईज की कैपेसिटी बिल्ड की, इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बिल्ड की। इसी तरह से एंटार्ड का एक प्रोग्राम था जो ट्रेड रिलेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग उन्होंने किया एसोसिएशंस का, ताकि एमएसएमई की एसोसिएशंस जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, वो जाने कि एफटीए का मतलब क्या है, टैरिफ कैसे लगते हैं, नेगोशिएशन कैसे होती है वगैरह। 2 साल पहले मेरठ क्लस्टर में हमने एक स्टडी जब की तो ये मालूम चला कि जो मेजर इकोनॉमिक एक्टर्स हैं क्लस्टर्स में, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूनिसिपैलिटी है या अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज हैं, वो अपने आप को जीडीपी के नजरिए से देखती नहीं है। सिडबी एक बहुत ही बड़ा नेशनल प्रोग्राम लेके आ रहा है जिसमें जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की एसोसिएशंस हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, क्लस्टर्स पर, इंडस्ट्रियल एरियाज में, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, जिसके अंदर जहां पर फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है तो फुल टाइम एम्प्लॉय रखने के लिए सपोर्ट किया जाएगा, उनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सपोर्ट किया जाएगा डिजिटली, ताकि वो अपना बिजनेस वो कर सकें, उनको सर्विसेज दे सकें। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम सिडबी शुरू करने वाला है। जुगल जी, जहां तक बात महिला उद्यमियों की है, रिपोर्ट के मुताबिक इनकी कारोबार में भागीदारी बढ़ रही है। आप लेंडिंग के मोर्चे पर मौजूदा ट्रेंड्स पर क्या शेयर करना चाहेंगे? ऐसा देखा जाता है कि इनके लिए कोलैटरल अरेंज करना भी काफी मुश्किल होता है। आपका आंकलन क्या बताता है? प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड एमएसएमई है, उसमें से करीब करीब 25 से 26% जो है वो महिला उद्यमों के नाम पर, और वो महिलाएं उन उद्यमों को चला रही है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सेक्टर, करीब 25 से 26% हिस्सा महिलाएं ड्राइव कर रही है। परंतु ये देखने को आया है कि एक तो उनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, प्लस अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए आप चाहे उनके
जितने भी लोन की एप्लीकेशन देखिए उसमें ये सामने आया है कि करीब जो है उनके रिजेक्शन रेशियो पुरुषों के मुकाबले में डबल से ज्यादा है। फाइनेंसिंग के प्रपोजल देखें तो पुरुषों द्वारा दिए गए प्रपोजल में 8% का रिजेक्शन है, परंतु महिला उद्यमियों द्वारा दिए गए प्रपोजल में करीब या आप समझ लीजिए 18 से 19% का रिजेक्शन है। कहीं ना कहीं जो एसोसिएशन बन रहा है उन एसोसिएशन पे महिला उद्यमियों को पर्याप्त और अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए कि कैसे फाइनेंस को अवेल करें, कैसे मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करें और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनको भी बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले। तो डेफिनेटली महिलाएं जो कि पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है और आज 26% एमएसएमई बिजनेस को लीड कर रही है, उनका शेयर आगे आने वाले समय में बढ़ सकता है। अनिल जी, वर्ल्ड एमएसएमई डे के बैकड्रॉप में कारोबार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप R&D की भूमिका को इस प्रतिस्पर्धी दौर में कैसे देखते हैं? कारोबार में प्रासंगिक बने रहने के लिए और ग्रो करने के लिए क्या रोड मैप बनाया जाए? एमएसएमईज करोड़ों की संख्या में है, 7 करोड़ के आसपास है, तो एक ही तरह का प्रोडक्ट हजारों कंपनियां बना रही हैं, तो कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा है। तो सवाल यही है कि इतने कंपटीशन में, इंटेंस कंपटीशन में, डोमेस्टिक फर्म्स के साथ भी, बड़ी कंपनीज के साथ भी, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी, कैसे एमएसएमईज अपनी आइडेंटिटी को जीवित रख पाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि वो लगातार ये प्रयास करती रहें कि मेरा प्रोडक्ट कैसे बेहतर हो, उसका पैकेजिंग कैसे बेटर हो, उसका डिज़ाइन कैसे, उसका एक एक्सपीरियंस जो मेरे कस्टमर को हो वो बेहतर कैसे हो। R&D तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यदि ऐसा नहीं होगा तो धीरे धीरे जो आपका प्रोडक्ट है वो आप एक तरह से कॉमोडिटी हो जाएगा, और कॉमोडिटी का मतलब है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी और लंबे समय तक जो सस्टेनेबिलिटी है बिजनेस की वो नहीं होगी, बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है। तो जो लेटेस्ट फिगर्स हैं R&D की वो ये है कि हालांकि मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो 0.5% से भी कम है टोटल एमएसएमई स्पेस का, और 81% के करीब R&D का स्पेंड उन्हीं मीडियम एंटरप्राइजेस से आता है। तो जब तक इकोनॉमी ऑफ स्केल एमएसएमईज में नहीं डेवलप होगा, R&D नहीं हो पाएगी, और बिना R&D के सस्टेनेबिलिटी नहीं बन पाएगी। R&D का मतलब ये नहीं कि आप बेसिक रिसर्च कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरह कि नया कोई एलिमेंट निकालना है। यहाँ सवाल ये है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसको बेहतर कैसे बनाएं, अब किस तरह के प्रोडक्ट के साथ में उसका कंपटीशन है। तो मेरे ख्याल से जो लर्निंग है वो ये है कि कैसे हम एमएसएमईज में वर्टिकल ग्रोथ की तरफ सहयोग करें, इस तरह के इंसेंटिव दें कि माइक्रो से स्मॉल और स्मॉल से मीडियम एंटरप्राइजेस बने, ताकि वो उनके पास में कुछ ऐसा रिसोर्स हो, सिर्फ मनी का ही नहीं, इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी वो ऐसा हो कि वो डिप्लॉय कर सकें, R&D कर सकें और इनोवेट कर सकें। एमएसएमई में R&D का मतलब इनोवेशन ही है। यानी उद्यमी इनोवेट करें और नए अवसरों को तलाशें। एसएमई एक्सप्रेस में हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA से एमएसएमईज के लिए उभरते हुए मौकों पर बात करेंगे। साथ ही एमएसएमई क्रेडिट डिलीवरी के अगले चरण का लेंगे जायजा। हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज बात एमएसएमईज की ग्रोथ की संभावनाओं पर। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल भारद्वाज और जुगल मंत्री। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अनिल जी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितताओं के बीच एमएसएमईज अलग अलग रीजन्स के साथ हो रहे FTAs का कैसे फायदा ले सकते हैं, इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हमने FTA की है आसियान के साथ में या साफ्टा के साथ में। आसियान के लगभग हर देश के साथ में हमारा जबरदस्त कंपटीशन है। साफ्टा के साथ भी जो आइटम्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गारमेंट है, चाहे वो लेदर है, वो भी करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ हमें। लेकिन अब जो नया तरह के FTA सामने आ रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ में है, यानी कि इंडिया और एक डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, या इंडिया UK का एग्रीमेंट हुआ, या इंडिया UAE का एग्रीमेंट हुआ, या इंडिया EU का होने वाला है, ये वो FTAs हैं जिसका MSME को बहुत फायदा मिल सकता है।
क्योंकि उनकी एसएमई और हमारी एमएसएमई compete नहीं करते, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है हमारी रिलेशनशिप। जिन प्रोडक्ट्स को हम बना रहे हैं वो नहीं बना रहे हैं, और जिन प्रोडक्ट्स की हमें जरूरत है वो दे सकते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब वो समय है कि जिसका हमें फायदा उठाना चाहिए। अब इंडिया और यूके का एफटी होने के बाद में हम बांग्लादेश से compete कर सकते हैं, हम श्रीलंका से compete कर सकते हैं, पाकिस्तान से compete कर सकते हैं। तो साफ्टा में तो कम से कम हमारा कंपटीशन उनसे नहीं होगा, और हमारा कंपटीशन अब वियतनाम या चाइना से है। बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज में वियतनाम और चाइना हमसे compete नहीं करते, क्योंकि कॉटन के अंदर इंडिया का अपना एक स्ट्रेंथ है, और वही स्ट्रेंथ एक्चुअली पाकिस्तान का भी था। लेकिन यदि ये इंडिया और यूके का एफटी हुआ तो इसका एडवांटेज अब इंडिया की कंपनीज को मिल सकता है। एमएसएमई के स्पेस में तो चाहे लाइट इंजीनियरिंग हो, ऑटो कंपोनेंट्स हो, गारमेंट्स हो, लेदर हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, इन सब में, हैंडलूम्स हो, इन सब में एमएसएमईज को अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। हमें अब इसका पूरा फायदा उठाना है। जुगल जी, फॉर्मलाइजेशन के बढ़ते दायरे, उद्यम रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते कदमों के बीच आप एमएसएमई क्रेडिट डिलीवरी के अगले फेज को किस तरह से देखते हैं? डिजिटल और डेटा के इस दौर में आपको आगे की राह कैसी दिखती है? उद्यम पोर्टल पर सभी एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि किसी भी फाइनेंसर को जो एमएसएमई पोर्टल पर एमएसएमई अगर रजिस्टर्ड है, उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एमएसएमई पोर्टल से डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो उस केस में टू एंड फ्रो में और इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जो टाइम लॉस्ट होता है, किसी का भी कैम बनाने के लिए, उसका क्रेडिट प्रपोजल बनाने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन एमएसएमई पोर्टल पर, उद्यम पोर्टल पर रेडीली अवेलेबल है। चाहे वो उसका सिबिल स्कोर हो, सीएमआर स्कोर हो, उसके बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड है, बेसिक इंफॉर्मेशन उसके रजिस्ट्रेशन की, आधार की, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उद्यम पोर्टल से हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करें। तो उस केस में ये भी हो सकता है कि किसी को फॉर्मली जो है पूरा डाटा, डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिंग कुछ भी दिए बिना भी हम फाइनेंसर जो है डायरेक्टली वहां से डाटा एक्सेस करके उनका क्रेडिट असेसमेंट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये देखी गई है कि जो भी एमएसएमई उद्यमी उद्यम प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है, उसकी बैंकेबिलिटी एज वेल एज उसको लोन मिलने की संभावनाएं वो अनरजिस्टर्ड एंटिटी से करीब करीब आप समझ लीजिए 35 से 40% बढ़ जाती है। ये भी सामने आ रहा है कि आउट ऑफ 6.35 करोड़ एमएसएमई केवल 3.75 करोड़ एमएसएमई अगर उद्यम प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है तो सभी हो जाते हैं। तो उस केस में जो ग्रोथ रेट पिछले 5 साल में 12 से 13% की रही है क्रेडिट फाइनेंसिंग की, वो मुझे लगता है कि 18 से 20% तक जा सकती है। बिसाइड्स बैंक एंड फॉर्मल फाइनेंस, एमएसएमई को जो कि नए नए तरीके हैं जिनसे वो लोगों को अपने साथ में जोड़ सकते हैं, चाहे वो क्राउड फंडिंग है, चाहे वो एंजल फाइनेंसिंग है, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी के रूप में वेंचर फंडिंग है, इन सब के ऊपर भी जरूरत है कि कहीं ना कहीं पे कोई एसोसिएशन बने, कोई ऑर्गेनाइजेशन बने जो कि एमएसएमई को इन तरीकों से भी इक्विटी पार्टिसिपेशन के रूप में उनको फाइनेंस अवेलेबल कराए। तो उस केस में एमएसएमई बहुत लंबी दूर तक और ज्यादा गति से ग्रो कर सकते हैं। आइए अब फाइनल कमेंट्स के लिए बढ़ते हैं। जुगल जी, एमएसएमईज में ज्यादातर हिस्सा माइक्रो यूनिट्स का है। ऐसे में इन बिजनेसेस तक अलग अलग क्लस्टर्स में पहुंचने के लिए आप एनबीएफसीज की भूमिका को किस तरह एनालाइज करेंगे? देखिए, आप अभी तक जो भी फाइनेंसिंग एनबीएफसी जो कर रही है, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो, मतलब जो डेफिनेशन गवर्नमेंट ने माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन की दी है, तो आप ये समझिए कि हम लोग उन्हीं को कैटर कर रहे हैं। तो एनबीएफसी में मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हमने देखा है कि जैसे जैसे हम 2nd टायर 3 टायर सिटीज में जा रहे हैं, वहां पे अभी भी अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड कैटेगरीज में बहुत सारे माइक्रो उद्यमी हैं जिनको हम टैप कर रहे हैं और उनको हम फाइनेंस अवेलेबल करा रहे हैं ताकि वो देश की प्रगति में हिस्सा ले सके। चलते हुए अनिल जी, लास्ट वर्ड आपसे लेंगे। बदलावों की गति बहुत तेज है। इंडस्ट्री 4.0 से कारोबार के तरीके बदल रहे हैं। एआई के जरिए ट्रेंड्स को पहचानना और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना संभव हो रहा है। लेकिन एमएसएमईज में
आप एआई के रोल को कैसे देखते हैं? आप इनोवेशन का जिक्र कर रहे थे, क्या इस मोर्चे पर साथ ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए क्या एआई मददगार हो सकता है? आगे चलते हुए इसकी भूमिका कैसी हो सकती है? देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो लगभग हर एरिया में अपना एक इम्पैक्ट जो है वो दिखा रहा है, एमएसएमई स्पेस में भी। और मैं नए क्षेत्रों की बात करूं तो जैसे ओएनडीसी के आने के बाद में जो एक हेजेमनी बड़े प्लेटफॉर्म्स की रही है ई कॉमर्स में, वो भी चैलेंज हुई है डिजिटल के माध्यम से ही। डिजिटल के माध्यम से ही ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन शुरू हो चुका है और एमएसएमई की एक स्कीम अभी मिनिस्ट्री लॉन्च की है जिसके तहत जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स हैं उसमें भी एआई का इस्तेमाल करके कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जो जो एक प्रोसेस है रेजोल्यूशन का उसको रिड्यूस किया जा सके, ऑटोमाइज किया जा सके। कि दो तीन बातें समझने की हैं। एक तो डिजिटल डेवलपमेंट तो एक चीज है, लेकिन जो एआई है वो एक अलग ही तरह का एनिमल एमर्ज हो रहा है। हमें ये नहीं भूल करनी चाहिए कि एआई एक टूल नहीं है, डिजिटल टूल है पर एआई टूल नहीं है। एआई एक एजेंट है और एजेंट का मतलब है कि वो खुद अपने आप एक्शन ले सकता है। लेकिन जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है एमएसएमई में वो तो हर एरिया में हो रहा है और ज्यादा होगा, चाहे एक्सेस टू फाइनेंस है, एक्सेस टू जस्टिस है और तमाम तरह की एक्सेस टू मार्केट्स है, सभी तरह हो रहा है। मैं समझता हूं कि जिस एरिया में भारत को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, अभी एआई और डिजिटल तो छोड़िए, अभी तो हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टैंड अलोन मशीन्स पर है। 99% मशीन आज भी लेथ मशीन्स हैं, प्योर स्टैंड अलोन लेथ मशीन। अभी तो हमें वहां से उसको सीएनसी में कन्वर्ट करना, पहले डिजिटाइज तो करें। डिजिटाइज होगा तभी तो हम एआई का इस्तेमाल कर सकें। तो आई थिंक इंडिया में एक नई अलग ऑर्बिट में जाने की जरूरत है। एआई थर्ड ऑर्बिट है तो अभी तो हम सेकंड ऑर्बिट पे पहुंचे, उसके लिए भी काफी समय लगने वाला है और शायद काफी मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने का सफर लंबा है, पर उम्मीद है कि उद्यमी अपना अगला कदम बेहतर रखेंगे। वर्ल्ड एमएसएमई डे पर इस सेशन में हिस्सा लेने के लिए अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फिस और जुगल मंत्री, डायरेक्टर एंड सीईओ आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस, आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू। एमएसएमईज को हमारी ओर से शुभकामनाएं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।